और मैं हूं राकेश तिवारी। आज मैं डिस्कस करूंगा इंडियन पॉलिटी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से वो टाइटल हैं इंडियन पॉलिटी के जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। गाइस, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लोग मेरे इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें ढूंढने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके देख सकते हैं कि हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने किस तरीके से सिलेबस डिस्कस किया है। मैं जो आज का वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी अपने पुराने वीडियोस के लिंक को आपको लिख कर दे दूंगा, वहां से भी कहाँ जा सकते हैं, हमारे पुराने प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। सबसे पहली बात यह है, सीडीएस में इंडियन पॉलिटी के ऑलमोस्ट 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये प्रश्न जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 10 के करीब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट टू द फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो आपको फैक्ट याद होना चाहिए, फैक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए और सीधा क्वेश्चन आपको वहां से एग्जाम में मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सामान्यतः 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस चीज के लिए आपको फैक्ट के साथ साथ उस फैक्ट के एनालिसिस को भी किया होना चाहिए, तब आप उन प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरे वीडियोस या मेरे ऑनलाइन कोर्स को पढ़ रहे हैं या मेरे ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं और अपने डाउट मुझसे क्लियर कर रहे हैं, तो उनको मैं इतना एश्योर कर सकता हूं कि यदि आप एनालिसिस न कर रहे होंगे तो भी कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आप एग्जाम के अंदर देख लेंगे अपने पेपर में। और यदि आप एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ रहे होंगे तो आप क्वेश्चन और वो जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आया है ये कम से कम समझ जाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आया है वो आपके समझ का, आपके पढ़ा हुआ आया है। अब हो सकता है कि उसके विकल्प जो हैं वो आप सही ऑप्शन को चुन पाएं, या कभी कभी एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि एक डायलेमेटिक सिचुएशन बन जाती है, तो ऐसे में कम से कम आप जहां जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन को छोड़ पाएं। ये स्टेटस मैं आप लोगों का क्या कर दूंगा, बनाऊंगा, ये मेरा आप लोगों के साथ प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं आज इंडियन पॉलिटी की। तो सामान्यतः 15 से 20 क्वेश्चन आपके पास देखने के लिए मिलते हैं। 10 क्वेश्चन तो करीब ऐसे होंगे जो फैक्चुअल होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे जहां एनालिसिस की अप्रोच होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सामान्यतः इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होते हैं गाइस वो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 51 तक मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम इन आर्टिकल को क्या करें, एकदम अच्छे से देखें। यहां से मैक्सिमम जो होते हैं आर्टिकल के क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको भी उनके आर्टिकल के साथ याद रखें, तो वहां से भी आपके एग्जाम में ये आर्टिकल का जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इनके ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्णन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन का या इनके ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जो प्रबंध है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं आप उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देते भी रहें, जिससे कम से कम हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं गाइस कि जो आप रट लें, पढ़ लें, आपको एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में आर्टिकल्स हैं वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनटचेबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो वो आपको 1 से लेके 51 के बीच में आर्टिकल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट अपने यहाँ, ठीक है, पंचायती राज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये जो बात है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, अगेन ये आपको 1 to 51 के बीच में मिल जाएगा। तो ये मेरा आपका सजेशन है कि आप आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 के आर्टिकल को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से पढ़ें, समझें, बार बार पढ़ें। ठीक है, दूसरा जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं शेड्यूल्स को लेकर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे और एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल हो गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेड्यूल 9 को कब एड ऑन किया गया, शेड्यूल 10 को कब एड ऑन किया गया, 11 को कब एड ऑन किया गया, 12 को कब एड ऑन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपको शेड्यूल से मिल जाएंगे। शेड्यूल में किस शेड्यूल में कौन से सब्जेक्ट्स वर्णित किए गए हैं। ठीक है, जैसे शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 4 में क्या है, शेड्यूल 8 में क्या है, शेड्यूल 7 में क्या है। ये क्वेश्चन आपको रैंडमली पूछे गए हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। शेड्यूल 11 में, शेड्यूल 10 में क्या है, बहुत बार ये क्वेश्चन क्या करे गए एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 12 कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए हैं, किस अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़े गए हैं,
जिसमें आपको आर्टिकल शेड्यूल 9 से शेड्यूल 12 को ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ हर शेड्यूल के साथ उसका सब्जेक्ट कि शेड्यूल 1 में किसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, शेड्यूल 2 में किस विषय के संबंध में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये दोनों ही चीजें आप अच्छे से पढ़ के रखें। जब मैं वीडियोस बनाऊंगा शेड्यूल के रिगार्डिंग तो मैं वहां बहुत डिटेल में इन चीजों को एनालिसिस करूंगा गाइस, ठीक है नाउ। तो शेड्यूल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तीसरा कौन सा टॉपिक आता है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आपसे पूछ लेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रिगार्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे ही चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। तो इस तरीके से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि संविधान बना कैसे, ठीक है, कि संविधान को बनने से पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने हिंदुस्तान के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को तैयार करने से पहले क्या क्या काम किया। जो पार्लियामेंट्री एक्ट पास हुए, चार्टर एक्ट के तौर पे, रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तौर पे, इंडियन काउंसिल एक्ट के तौर पे, ठीक है, उनमें किस किस तरीके की बातें लिखी गई थी, वहां से आपको हमेशा एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एंड दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में आपको हमेशा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किस तरीके से काम किया, जो वेरियस टाइप ऑफ कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उनके क्या काम थे, उनके कौन कौन से प्रेसिडेंट थे, ठीक है, सबसे पहले कौन सी कमेटी का निर्माण किया गया, सबसे आखिर में कौन सी कमेटी बनी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जनरली पूछे जाते हैं, ठीक। तो एक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो हेड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी के रेस्पेक्ट में, यहां से भी आपको डेफिनेट एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा गाइस, ठीक। अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है गाइस फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर सीडीएस बट आल्सो फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस, ठीक है। वैसे जो मैं डिस्कस कर रहा हूं सिलेबस वो सीडीएस और असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम के स्टैंडर्ड पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि जो सीडीएस के छात्र हैं उसको तो बिल्कुल जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इसके रिगार्डिंग बहुत थॉरो स्टडी करना शुरू करें। मैं देखिए मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइज या ये मैं ऑनलाइन जो कोर्स आपके साथ बना रहा हूँ इसमें मुझे मालूम है कि हमारे साथ कई वो छात्र भी कम्युनिकेट कर रहे होंगे या वो छात्र भी हमारे इस कोर्स को पढ़ रहे होंगे जो बहुत सुदूरवर्ती गाँव में रह रहे हैं, ठीक है। और सुदूरवर्ती गाँव में रहने पर हो सकता है कि किसी तरीके के इंटरनेट जो इनकन्वीनियंस है उसकी वजह से यदि कभी वो अपने किसी डाउट को मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो या किसी तरीके की और परेशानी हो रही है तो कम से कम वो अपने जो ये टॉपिक हैं जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं इनको अच्छे से सुने। और जो आपका स्टडी मटेरियल है, ठीक है, स्टडी मटेरियल आप हमारे से ले सकते हैं, ठीक है, हमारे पास स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए है और बहुत रिफाइंड मटेरियल है वो आप ले सकते हैं। या फिर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें वेरियस बुक्स के बारे में मैंने बात करी है, वहां पर को जाके जो भी बुक आपके अप्रोच में है जो भी आपको सबसे नियर बाय मिल जाती है उस किताब को ले और पढ़ना शुरू करें, ठीक है। पढ़ना न छोड़ें, किसी भी तरीके की बाधा आपके जीवन में आएगा, इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये प्रॉमिस आप अपने आप से करें। शायद इसी वजह से विवेकानंद ने ये बात करी थी, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। उनके इस कथन को कहने का तात्पर्य ही युवाओं से ये था कि यदि आपने अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया है गाइस तो अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको हमेशा अवेयर रहना है, कभी भी किसी भी तरीके से अपने आप को निराश नहीं करना है, हमेशा एंथुसियास्टिक बने रहना है और उसके लिए काम करते रहना है और वो लक्ष्य आप निश्चित तौर पे क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। किसी भी तरह की जो सोशल पूर्वाभास होता है ना, जो सामाजिक प्रेजुडिस होते हैं जिसके अंदर कभी कभी जो हिंदू रिलीजन को मानने वाले लोग हैं उनके ग्रह और ये तमाम तरीके की क्या होता है, राहु केतु हो गया और काल सर्प हो गया, तमाम जो बातें होती हैं बच्चों, ये बातें बिल्कुल किनारे कर दीजिए। आप बस अपना ध्यान अपने लक्ष्य में लगाइए, अर्जुन के जैसे बिल्कुल अपने लक्ष्य को देखते रहिए और जो आपके पास रीडिंग मटेरियल है उस रीडिंग मटेरियल को स्मार्टली पढ़िए। स्मार्टली पढ़ने के लिए आप पहले अपना सिलेबस डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उनको रेगुलर पढ़िए। कभी भी किसी भी तरीके की कोई परिस्थितियां बदले लेकिन अपने एम से न भटकें, रेगुलर पढ़ाई करें, कंटिन्यूटी लेके आए अपने अंदर, ठीक है गाइस। इसलिए मैं आप लोगों के साथ सिलेबस को बहुत डिटेल डिस्कस कर रहा हूं। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग अपनी पढ़ाई में रेगुलर बने रहें, किसी भी माध्यम से बने रहें लेकिन पढ़ाई में रेगुलर बने रहें, ठीक है। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गाइस वो आता है फंडामेंटल राइट का। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो किसका है गाइस, फंडामेंटल राइट का टॉपिक है। अभी जो फंडामेंटल राइट है यहां से आपको फैक्ट बेस और एनालिटिकल
ये दोनों क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे और एनालिटिकल भी मिलेंगे। तो फंडामेंटल राइट के लिए आप थोड़ा सा डिटेल में जाके चीजों को पढ़ें, ठीक है। सामान्यतः ये हमारे जो मटेरियल है उसमें भी फंडामेंटल राइट के अंदर हमें बहुत डिटेल्ड फोकस करके वो दिया हुआ है, और जो कुछ किताबें मैंने आपको डिस्कस करी हैं उसमें भी फंडामेंटल राइट को लेके बहुत डिटेल्ड क्या दिया गया है, एनालिटिकल उसके अंदर डिस्क्रिप्शन उसका दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स को बहुत डिटेल्ड होकर पढ़ें। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रूल ऑफ लॉ है ये प्रिंसिपल, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां देखने के लिए मिलता है, जो बिल्कुल क्लियर एग्जिबिट होता है, तो फंडामेंटल राइट में मिलता है और स्पेसिफाइड आर्टिकल 14 के अंदर आपको ये चीज देखने के लिए मिल रही होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एड ऑन किया या एडप्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके के जो एनालिटिकल अप्रोच है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट हैं, ठीक है, मतलब जैसे लिखे गए हैं क्या वैसे ही उनका यूज होगा या उनमें किसी भी तरीके कोई रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते हैं। आपका आंसर होगा एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें न्यायोचित, ठीक है, बिल्कुल जो न्याय संगत रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या करे जा सकते हैं, उसमें लगाए जा सकते हैं। और लगाएगा कौन, और लगाए जाने की बात कौन करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस बात का मेंशन है कि आप जो फंडामेंटल राइट्स हम दे रहे हैं उनमें जरूरत पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक टर्म आता है गाइस अफर्मेटिव एक्शंस का, जब हम किसी लोअर कास्ट की कम्युनिटी को या फीमेल को या किसी स्पेशली नीडी, जैसे हम फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, जब हम उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको एम्पावर्ड करने के लिए कोई अफर्मेटिव एक्शन लेते हैं, जैसे रिजर्वेशन लेते हैं या किसी तरीके के स्पेशल उनको प्रिविलेज देना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में बात आती है कि क्या ये बात हमारे संविधान की मूल भावना जहां इक्वलिटी जो लिखा गया है, ठीक है, क्या उसके विरुद्ध चले जाती है। तो उसके लिए हमको संविधान पढ़ना पड़ता है। तो हमको समझ में आता है कि संविधान में ये बात मेंशन की गई है कि एक नीडी सेक्शन, एक जरूरतमंद सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको एम्पावर्ड करने के लिए स्टेट जो है उनके लिए विशेष प्रोविजन बना सकता है, विशेष प्रोविजंस बना सकते हैं। और ऐसे में हम इक्वलिटी के सिद्धांत का विरोध नहीं करेंगे, हम उसके विरुद्ध नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन है फंडामेंटल राइट्स का, आप लोग इसको जरूर करें गाइस, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कंफर्म आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। शुरुआत में देखिए जब मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करी थी उसमें मैंने आपको बोला था आर्टिकल 1 to 51, 1 से लेके 51 तक के आर्टिकल आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको मिलता है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल कितने 36 तक मिलते हैं, ठीक है, 12 से लेके 36 तक वहां मिलते हैं। और आर्टिकल 37 ऑनवर्ड्स 51 तक आपको कहां पर को मिलते हैं गाइस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में, ठीक। तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमेल के लिए, ठीक है, स्पेशल प्रिविलेज खास तौर पे मैटरनिटी लीव, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ को लेके या मैटरनिटी लीव को लेके जो प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस टाइटल के अंदर मेंशन किए जाते हैं या किस आर्टिकल में मेंशन किए जाते हैं। ऐसे ही जो वृद्धावस्था पेंशन है जो वृद्ध लोगों के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, या स्टेट वृद्ध लोगों के लिए या अशक्त लोगों के लिए क्या करता है, वृद्धावस्था पेंशन जैसी चीजें बना के रखते हैं, ठीक है, या विकलांगों के हित के लिए उनको साइकिल देते हैं, उनको कुछ स्पेशल आर्थिक मदद दी जाती है। तो ये इस तरीके के प्रावधान कहाँ मेंशन किए गए हैं, तो आपको उसके लिए किस हेड को टाइटल को पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के स्पेसिफाइड फीचर भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको आर्टिकल 36 से आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। गाइस एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रेस्पेक्ट में जो स्टेट को डिफाइन किया गया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में किया गया है, तो आंसर था उसका आर्टिकल 36, ठीक है। तो स्टेट के रिगार्डिंग खास तौर पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के में जो स्टेट वर्ड यूज है इसके रिगार्डिंग आपको स्टेट कहां मिलेगा, 36 में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार जो स्टेट को डिफाइन किया गया है, ठीक है, वो कहां डिफाइन किया गया है, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 12 या फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वह आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 51 बहुत थॉरो आप पढ़ें, उसको एनालिटिकल होकर पढ़ें, अच्छे से उसको समझ के पढ़ें, कंफर्म क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, ठीक है। अब एग्जाम का प्रेशर हो या एक अलग तरीके का आपके जहन के अंदर कुछ डायलेमा चल रहा हो, ठीक है, तो वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से, ठीक है, इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो कंफर्म है एग्जाम में आपको
ऐसा लगेगा कि एग्जाम ठीक है, थोड़ा सा आपको अपना सा लगेगा और एग्जाम अटेम्प्ट करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, नाउ अगला जो टॉपिक आता है वो आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव के अंदर आपके पास पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा दोनों आता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके पास प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आपको पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा, ठीक है, ऐसे ही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे इनका इलेक्शन होता है, क्या क्या इनके पास शक्तियां हैं, ठीक है, लोकसभा किस तरीके से काम करती है, राज्यसभा किस तरीके से काम करती है। इस समय तो गाइस ये प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है, कि लोकसभा में लास्ट परिसीमन या लास्ट डिलिमिटेशन कब किया गया था, वो डिलिमिटेशन कब तक लागू रहेगा। ठीक है, तो और उसके बाद जब डिलिमिटेशन होगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम नंबर या ऑफ पार्लियामेंटेरियन है या मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा है वो कहां तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, ये तमाम प्रश्न जो वर्तमान समय में भी करंट में डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है, इन्हें भी पूरा फोकस होकर आप पढ़िएगा या देखिएगा, यहां से भी प्रश्न मिलने की लगातार संभावनाएं बनी रहेंगी। ठीक है, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव की बात आएगी गाइस। स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर खास तौर पे आपको गवर्नर को देखना पड़ेगा। ये अलग बात है कि गवर्नर जो होता है वो यूनियन का एक एजेंट के तौर पे क्या करता है, स्टेट में काम करता है, लेकिन आपको गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर देखना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर को चीफ मिनिस्टर के बारे में, चीफ मिनिस्टर की पावर आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि राज्य के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर को शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन ज्यादा है, कई राज्य शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां के गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, तो उनको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको लेजिस्लेटिव राज्यों के अंदर देखना पड़ेगा, तो राज्यों की विधान सभाओं को और राज्यों की विधान परिषद के जो काम है इनको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। हर राज्य के पास विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्य भारत के अंदर हैं जिनके पास स्टेट काउंसिल है। ठीक है, अदरवाइज हर किसी के पास क्या है, विधानसभा है। विधानसभा का काम कैसे होगा, ठीक है, ये आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। विधानसभा की मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, विधानसभा का कोरम क्या हो सकता है, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं गाइस। ठीक है, अगला टॉपिक आपके पास आता है जिसके क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं, दैट इज पंचायती राज सिस्टम, जिसके अंदर ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आती हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आती हैं। सीडीएस के अंदर तो बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है कैंटोनमेंट बोर्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड के रिगार्डिंग, कैंटोनमेंट बोर्ड के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो कौन होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड डिसाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज के बारे में बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं कि पंचायती राज किन किन चीजों में टैक्स लगा सकती है, पंचायती राज के काम क्या होते हैं, पंचायती राज का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होता है, इसके जो मेंबर हैं उनका चुनाव किस तरीके से होता है। ठीक है, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं उनका चुनाव किस तरीके से होता है, इनकी फाइनेंशियल पावर्स के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा थॉरोली इन टॉपिक को क्या करके जाएं, इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड करके जाएं। रीडिंग मटेरियल आप हमारे थ्रू ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने एक बुक का वीडियो बनाया है कि कौन सी बुक बहुत फ्रूटफुल हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, आप उस वीडियो को देखिए और जो भी बुक उसमें आपकी नियर बाय अप्रोचेबल है उस बुक को अपने लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं गाइस कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस एग्जाम ओरिएंटेड बनाऊंगा, तो आप मेरे वीडियोस लगातार देखते चले जाएं। ठीक है, और वहां से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि आपको प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में आपको लेके जानी है अपनी। ठीक है, चलिए देखो गाइस, ये प्रश्न आप लोगों के जहन में हो रहा होगा कि बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। ठीक है, मैं क्योंकि मैं बहुत डिस्टेंस माध्यम से, बहुत दूर से आप लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, जो मेरी क्लास में फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं बच्चे, उनके साथ मैं बिल्कुल फिजिकली टच में रहता हूँ, लेकिन जो दूर है, जो सुदूरवर्ती छात्र है, मेरी संवेदनाएं उसके साथ भी है, और मैं चाहता हूँ कि बच्चों आप लोग मिनिमम रिसोर्सेज में भी मैक्सिमम पोटेंशियलिटी देके अपने क्षेत्र में, अपने रीजन में अपने आप को स्टैब्लिश करें और इस बात को प्रूफ करें कि ह्यूमन कैन डू एवरीथिंग, मनुष्य कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया को जब हम लोगों ने इतना शानदार बनाया है गाइस, तो आप अपने एम को बनाकर, अपना कंट्रीब्यूशन, अपने एम को प्राप्त करके, उसको हासिल करके, उसके लिए मेहनत करके एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी में ये मैसेज दे सकते हैं गाइस कि मिनिमम रिसोर्सेज के बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को अपने एम के साथ क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है गाइस, डरना बिल्कुल नहीं है। अपने जहन में ये पूरा का पूरा फोकस होके इस बात को रखना है कि आप एक
शानदार ह्यूमन बीइंग है, और ये अपॉर्चुनिटी अपने एम को प्राप्त करने की, अपने एम को हासिल करने की अपॉर्चुनिटी आपने खुद के साथ किया गया प्रॉमिस आपका है, और इसको आप अचीव करेंगे और हर हाल में अचीव करेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, डरना बिल्कुल नहीं है, लगातार मेरे टच में रहिए, ठीक है। किसी भी तरीके का डर, तनाव, भय सब दूर करेंगे, और बस एक ही प्रॉमिस आप लोगों से मुझे चाहिए कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जो भी अपने एम के लिए सीरियस है, वो अपना एम हासिल करेगा, ये प्रॉमिस मेरे को आपसे चाहिए, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल पैशनेट होकर क्या करें, अपने एग्जाम की तैयारी करें। बच्चों इस चीज को ध्यान रखना, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, दुनिया में कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पे एपीजे अब्दुल कलाम को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आए थे, ठीक है, वो आए एसएसबी देने के लिए थे गाइस, ठीक है, लेकिन एसएसबी की फेलियरिटीज ने उनके लक्ष्य को और क्या बनाया, उससे बेहतर बनाया, और वो फाइनली देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन के तौर पे वो पूरी दुनिया के अंदर जाने लगे, ठीक है। तो निराशा अपने अंदर कभी लेके नहीं आनी है, ठीक है। ईश्वर ने या आपकी कैपेबिलिटीज आपको कहां लेके जा रही हैं, नोबडी कैन प्रिडिक्ट, कोई ज्योतिष इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये केवल आप हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आप अपने जीवन में किस स्थान पे अपने आप को लेके जाएंगे, ठीक है। तो कैसे भी आपके पास संसाधन हो, कोई भी चीजें आपके पास हो, कितने दूर बैठकर आप मेरी इस वीडियोस को देख रहे हो, तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो भी आपके डाउट है कम्युनिकेट करें हमारे साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें खास तौर पे सीएजी, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। इस समय ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ईडी, लेकिन ईडी को भी एक बार आप पढ़ के जाइए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक। और ऐसे आप देखेंगे एससी एसटी कमीशन, ठीक है, बाल आयोग, ठीक है, चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर कमीशन, ठीक है। इन सभी को आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसमें सीएजी, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल और यूपीएससी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। बाकी जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जा चुका है, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा चुका है। ऐसे ही ह्यूमन राइट एससी एसटी कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसे ही चाइल्ड वेलफेयर या चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इन सभी संस्थानों के बारे में आप क्या करके जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। कंफर्म यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नीति आयोग के रिगार्डिंग क्वेश्चन तो एनडीए के अंदर या सीडीएस के अंदर रैंडमली देखा जाता है गाइस, ठीक है। लगभग 2-3 बार से तो हम ह्यूमन राइट कमीशन के, ठीक है, और ईडी के इस तरीके के क्वेश्चन हम लगातार क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। अगला और आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बट गाइस अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहां पर को प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इसको अच्छे से पढ़ के जाना है कि ये अमेंडमेंट का प्रोसेस जो आर्टिकल 368 में दिया गया है वो पूरा प्रोसेस किस तरीके का है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो क्या है, तो जब आप हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे तो हर टॉपिक के साथ में कुछ अमेंडमेंट क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। जैसे 42nd अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट है, 46th अमेंडमेंट है, 101 अमेंडमेंट है, 128 अमेंडमेंट है, ठीक है, 119 अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट है, कुछ अमेंडमेंट एक्ट है, कुछ अमेंडमेंट बिल्स है, ठीक है। तो इनके बारे में पूरा का पूरा एक थॉरो हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे जब हम अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप लोग जब भी तैयारी शुरू करें तो आपको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इस टॉपिक को ध्यान में रखना है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खास तौर पे जब भी न्यूज़पेपर में कुछ किसी नए अमेंडमेंट की बात करी जा रही है तो उस अमेंडमेंट बिल को जरूर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।